हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट आवर चैनल। जैसे आप सभी को पता है कि हम अभी इकोनॉमिक्स की क्लासेस ले रहे हैं, सॉरी इंडियन इकोनॉमी। मैंने पहले ही क्लास में आपको बताया था इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी के बीच में फर्क क्या है। आपको उसको एक बार और देखना है, याद करना है, समझ लेना है। और आज हमारी आखिरी क्लासेस होंगी इंडियन इकोनॉमी की। हालांकि बहुत कुछ बचा हुआ है, लेकिन उसको फैक्ट वाइज हम लोग वन बाय वन करके देखते चले जाएंगे, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उन सारी चीजों को हम लोग देख लेंगे। ओके, अभी तक हम लोग जो पढ़ चुके थे वो ये था कि भारतीय बैंकिंग तंत्र काम किस तरीके से करता है, और इसके बारे में हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को देख भी लिया था। जैसे कि भारत का जो बैंकिंग का मैकेनिज्म है, यानी बैंकिंग का जो तंत्र है, किस तरीके से सबसे पहले स्टार्टिंग होती है, इसकी हिस्ट्री यानी कि इसका इतिहास। बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो कि 1770 में भारत का पहले बैंक के रूप में बन करके सामने आया था, और ये यूरोपीय मैनेजमेंट के अंतर्गत, जो ब्रिटिश मैनेजमेंट था उसके अंतर्गत स्थापित किया गया था। इसके बाद 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में ये प्रेसिडेंसी बैंक खोले गए थे। इसके बाद अवध कॉमर्शियल बैंक 1881 में, जो कि पहला ऐसा बैंक था जिसमें एक भारतीय बोर्ड के द्वारा सीमित देनदारी निर्धारित की गई थी। तो आपसे कोई पूछे भारत का पहला बैंक कौन सा था, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ध्यान रखेंगे। पहला भारतीय बैंक कौन सा था, पूर्ण भारतीय बैंक अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो उसका आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक। 1844 में पूरी तरीके से जो भारतीय बैंक था वो पंजाब नेशनल बैंक था। एक और चीज याद रखिएगा, अवध कॉमर्शियल बैंक एक ऐसा बैंक था, ये पहला बैंक जिसमें कि भारतीय बोर्ड के द्वारा ये सीमित देनदारी को निर्धारित किया गया था। सीमित देनदारी को निर्धारित किया गया था, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखते रहना है। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात की जाए तो भारत का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है। इसे ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के नाम से जानते हैं। आरबीआई भी जान लीजिए, बैंकों का बैंक किसे बोलते हैं, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्टार्टिंग होती है 1 अप्रैल सन 1935 से। किस एक्ट के द्वारा, तो आरबीआई एक्ट यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 यानी 1934 से। इसकी स्टार्टिंग 5 करोड़ की परिसंपत्ति के साथ होती है, जो कि डेट आपके सामने लिखा हुआ है, इसको आप लोग देख सकते हैं। 1 जनवरी सन 1949 को इसको राष्ट्रीयकृत किया गया। आजादी के बाद इसका जो है नेशनलाइजेशन कर दिया गया 1949 में, और सरकार ने निजी क्षेत्र की शेयरधारिता को ग्रहण करना जब स्टार्ट किया था, बहुत सारे जो निजी सेक्टर्स की चीजें थी, प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया गया था नेशनलाइजेशन के पीरियड में। गवर्नर की बात की जाए तो इसके पहले गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। ठीक है, सर ऑसबॉर्न स्मिथ या फिर सर स्मिथ बोल सकते हैं आप लोग। 1935 से 37 तक ये एक ब्रिटिश गवर्नर बन करके, गवर्नर कौन से, आरबीआई के गवर्नर। जैसे प्रेजेंट टाइम में आरबीआई के गवर्नर कौन है, कौन है, याद रखिए, याद कीजिए, थोड़ा याद कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए, नोट निकाल करके देख लीजिए, आपको याद आ जाएगा। ठीक है, ओके, आगे हम चलते हैं। शक्तिकांत दास हैं प्रेजेंट टाइम में हमारे आरबीआई के गवर्नर। इनसे पहले उर्जित पटेल थे, उनसे पहले रघुराम राजन थे, फिर ये सारी चीजें क्रम चलते आता है। हालांकि प्रेजेंट टाइम में शक्तिकांत दास हैं आरबीआई के चीफ गवर्नर बोलते हैं जिनको। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। पहला भारतीय गवर्नर कौन बना था आरबीआई का, तो सीडी देशमुख। ठीक है, सीडी देशमुख, जो कि 1948-49 के टाइम पीरियड में एक गवर्नर के रूप में इन्होंने पदभार संभाला था। भारतीय रिजर्व बैंक 20 करोड़ के न्यूनतम रिजर्व सिस्टम हमेशा रखता है, जिसमें 115 करोड़ का स्वर्ण और 85 करोड़ के बॉन्ड रहते हैं। आपको पता है, जैसे मैंने एसएलआर के बारे में बताया, तो इसी तरीके से भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये भी अपने रिजर्व को रखता है, सिस्टम्स को रखता है। कौन सा, 115 करोड़ का स्वर्ण और 85 करोड़ के बॉन्ड के रूप में। 1 रुपए के अलावा, 1 रुपए का जो नोट होता है ना, उसके अलावा जितने भी नोट होते हैं ये आरबीआई ही जारी करता है। और 1 रुपए के नोट की बात की जाए तो इसको क्या है, इस पे वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ये आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितने सिक्के होते हैं, सिक्कों को भी भारत सरकार जारी करती है, लेकिन आरबीआई जितने नोट होते हैं उनको जारी करती है, एक्सपेक्ट 1 रुपी नोट। ओके, भारतीय रिजर्व बैंक की कार्यप्रणाली हम लोग पढ़ भी चुके थे, इसको फिर से देख लेते हैं। नोटों को जारी करना, सरकार का बैंकर भी कहलाता है, बैंकों का बैंकर कहलाता है, साख नियंत्रण, क्रेडिट मैनेजमेंट का काम, विदेशी पूंजी का जो अभिरक्षण करता है, फॉरेक्स का जो मैनेजमेंट करता है, मौद्रिक नीति को, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसको सूत्रबद्ध करना, लागू करना, ये सारा काम आरबीआई करता है। इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करता है, ये जो हमारी मुद्रास्फीति वगैरह होती है उनको भी। ठीक है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक में सदस्यता के संदर्भ में एक एजेंट की तरह ये काम करता है, यानी आईएमएफ हो या वर्ल्ड बैंक हो और भारत की सरकार के बीच में एजेंट के तरीके से ये काम करता है। कितना फंड आना है, कितना फंड जाना है, तो ये अपनी गारंटी पे लेते हैं। ये सारी चीजें होती हैं, इसमें ध्यान रखना है। आरबीआई की बात की जाए तो ये अंतर बैंकिंग है, ये इंटर बैंकिंग जो होती है, मतलब एक तरीके से बैंकों के अंदर अंदर जो एक बैंक से दूसरे बैंक में जो लेन देन होती है उसके लिए केंद्रीय हाउस की तरह से काम करता है। देश में साख को यानी क्रेडिट को रेगुलेट करता है, एक तरीके से नियंत्रित करता है, नियमित भी करता है। ठीक है,
तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखता है एक तरीके से बैंकों की, और क्रेडिट कहीं खराब ना हो इस सारी चीजों को भी ध्यान रखता है। ये कार्य भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ही किया जाता है। ओके। एंड भारत में जो प्रतिभूतियां होती हैं, प्रतिभूतियां का मतलब जैसे आपको पता होगा जो हमारा नोट होता है ये भी एक तरह की प्रतिभूति होती है, भारत की एक सिक्योरिटी होती है, इसको सिक्योरिटी बोलते हैं, क्योंकि इस पे लिखा होता है कि मतलब कि एक तरीके से लिखा होता है ना कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। इसका मतलब क्या है कि वो जो कार्ड आपके पास है, वो जो नोट का टुकड़ा आपके पास है, उसके बदले में 100 रुपए की चीज आप ले सकते हो उसके बदले में, और इसी वजह से उसमें बोलते हैं कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, जिसपे कि आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ओके। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, जिसको नासिक रोड पे सिचुएटेड किया गया है। डाक वस्तुएं, डाक मोहर, गैर डाकी, देखिए क्या क्या है, मुद्रण और मुद्रणालय कहाँ कहाँ पे है, यानी कि कहाँ पे प्रिंटिंग की जाती है, इन सारी जगहों के नाम बताए गए हैं यहाँ पे। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक रोड पे है, नासिक महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ मैं। डाक वस्तुएं, डाक मोहरे, गैर डाकिय मोहरे, न्यायिक और गैर न्यायिक जो मोहरे होते हैं, चेक होते हैं, बॉन्ड होते हैं, एनएससी किसान विकास पत्र, राज्य सरकार की प्रतिभूतियां, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान और वित्त निगम, ये सारी चीजें जो होती हैं, और नकदी नोट प्रेस, ये जो है नासिक रोड में ही 1991 से 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 150 रुपए और 100 रुपए के नोट जो है मुद्रित करता है। ये ध्यान में रखते रहेंगे। ठीक है, क्या क्या काम करता है ये भी हो गया, कौन कौन से नोट जारी करता है ये भी आपको ध्यान में रख लेना, कौन कौन से 2, 5, 10, 150 और 100 रुपए के, सॉरी ये नोट तो नहीं है, ये अभी प्रेजेंट टाइम में क्या हो चुके हैं, ये अभी तो मतलब चेंज हो चुके हैं, ये सारी चीजें देखते रहेंगे। ये 150 नहीं, ये 50 होगा। ओके, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ये 50 रुपीज होगा। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ओके, इसको हम लोग यहाँ पे सही कर देते हैं, ये 150 नहीं है, ये 50 रुपीज है। ओके, आगे हम और चीजों को देखेंगे। बैंक नोट्स प्रेस, ये देवास में एक जगह पड़ता है जहाँ पे बैंक नोट्स का भी एक प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस जैसे होती है वैसे ही प्रेस एक ओपन किया गया है। यहाँ पे 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए और ये आपका 500 रुपए है। ठीक है, ये 500 है, 2 नहीं है, ये रुपीज को इस तरीके से प्रिंट करने में थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, और 500 रुपए के जो नोट होते हैं, इन नोटों को छापने का काम देवास में किया जाता है, ध्यान में रखेंगे। यानी नासिक और देवास, ये दोनों जगहों पे नोट की प्रिंटिंग का काम किया जाता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। आधुनिकृत, ये आधुनिकीकृत यानी जो एक तरीके से मॉडर्नाइज है, नगदी नोट प्रेस एक तरीके का और संस्था खोली गई है जो कि नए आधुनिकृत नगदी नोट, जो कि प्रेस मैसूर, कर्नाटक के मैसूर में, और सल्बोनी जो कि पश्चिम बंगाल में है यहाँ पे। तो 4 जगह पे नोट छप रहे हैं। एक है आपका नासिक, ठीक है, नासिक में क्या है, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए और 100 रुपए। ठीक है, और जो हमारा देवास है यहाँ पे क्या, 20 रुपए, 50 रुपए और 100 रुपए के नोट यहाँ पे, और 500 रुपए के नोट यहाँ छापे जा रहे हैं। एंड अगर हम बात करें आधुनिकीकृत जो नए नोट चलाए गए थे, कौन कौन से, तो हमारे 2000 के और 500 के नए नोट चलाए गए थे 2016 के बाद। ठीक है, तो डिमोनेटाइजेशन के बाद जो नया नोट जारी किया गया था 2000 रुपए का नोट, ये मैसूर में मुद्रित किया जा रहा है, मैसूर एंड साल्बोनी, ये ध्यान में रखते रहिएगा। नए जो नोट कौन कौन से, साल्बोनी और मैसूर में। तो 4 जगह नोट प्रिंट किए जाते हैं। एक हो गया आपका कौन सा, नासिक, दूसरा कौन सा हो गया, देवास, तीसरा कौन सा हो गया, मैसूर, चौथा कौन सा हो गया, साल्बोनी। ओके, 4 जगहों पे याद रखते रहिएगा। सिक्योरिटी पेपर क्या होता है, होशंगाबाद में 1967-68 में स्थापित किया गया। यहाँ पर बैंक एवं नकदी के लिए कागज बनाया जाता है। ठीक है, कागज बनाया जाता है मतलब ये क्या है, ये नॉर्मल पेपर नहीं होता है कि किसी पे भी आप प्रिंटिंग प्रेस करके छाप दो, हाथ में लेते ही पता चल जाएगा वो नकली नोट है। तो उसके लिए स्पेशल पेपर्स होते हैं जो कि स्पेशल जगह से मंगाए जाते हैं। डिमोनेटाइजेशन के पीछे का पर्पज ही यही था, क्योंकि जो नोट हम लोग मंगाते हैं, नोट के जो पेपर हम मंगाते थे इंडिया वाले, सेम पेपर, वही पेपर जो है पाकिस्तान के नोट में के लिए भी यूज किए जाते थे, और इसी वजह से जाली नोट बड़ी आसानी से चला दिए जाते थे बॉर्डर के उस पार से भी। चेंज करने से ये हो गया कि नोट के जो कागज चेंज हो गए, तो उसको आइडेंटिफाई करना, जो जाली नोट होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना हमारे लिए इजी हो गया। ओके, सिक्के की बात की जाए तो सिक्के 4 जगहों पर बनाए जाते हैं, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एंड नोएडा। 4 जगहों पे सिक्के ढाले जाते हैं टकसाल में, ये ध्यान में आप रखते रहेंगे। अब हम थोड़े स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लेते हैं। मुद्रा छप गया, बैंकिंग की बात हो गई, बैंकिंग में ही और सारी चीजें थोड़े आगे चले जाएंगे जब हम स्टॉक्स की बात करते हैं। स्टॉक का मतलब शेयर्स वगैरह होते हैं, जो सारे स्टॉक्स वगैरह होते हैं, स्टॉक मतलब कोई रखी हुई चीज। ठीक है, उसको एक्सचेंज कैसे करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज का काम कैसे करता है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, इसको हमें थोड़ा सा समझना है, थोड़ा ब्रीफली समझना है, क्योंकि आपको उतना ज्यादा इकोनॉमिक्स पढ़ना नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। ठीक है, तो भारत में 24 स्टॉक एक्सचेंज हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज कौन कौन से हैं। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए, 1875 में इसको एस्टैब्लिश किया गया और विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंजों में से एक है, और एशिया में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज 1875 का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। ओके, इसके बाद चेन्नई स्टॉक एक्सचेंज 1920, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज 1894, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज 1908
और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी जिसे हम कहते हैं, ये अप्रैल 1988 में बन करके सामने आया, जिसमें से सेबी आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पुराना कौन है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। और सेबी को आप लोग ध्यान में रखते रहेंगे 1988 में जो कि आया था। सेबी है क्या? ये एक ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, OTCE, मतलब इसका भी एक अस्तित्व है। सॉरी, सेबी यहाँ पे हम नीचे पढ़ेंगे। एक ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी OTCE का भी अस्तित्व है, जो छोटे और मध्यम आकार की जो कंपनियां होती हैं उनकी सूची को जारी करता है। छोटी कंपनियां कौन है, मीडियम कंपनियां कौन है, ये सारी कंपनियों का एक तरीके से लिस्ट जारी करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? OTCE यानी ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। सेबी को थोड़ा हम समझ लेते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम सेबी बोलते हैं, ये है क्या? ये भारत की प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है। नाम से ही पता चल जा रहा है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज, ठीक है। बोर्ड ऑफ इंडिया यानी भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ओके। इसे 30 जनवरी 1992 को प्रकाशित करके एक अध्यादेश के द्वारा वैधानिक स्थिति में शक्तियां प्रदान की गई। देखिए, आया कब था? ये अप्रैल 1988 में, लेकिन इसको शक्तियां कब प्रदान की गई? 1992 में। इसका प्रबंधन 6 सदस्यों के द्वारा किया जाता है। काम आप समझ गए ना क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ काम क्या कर रहे हैं? स्टॉक एक्सचेंज का काम कर रहे हैं, ठीक है। शेयर मार्केट से रिलेटेड है, तो स्टॉक एक्सचेंज का काम यहाँ कर रहे हैं। 30 जनवरी 1992 को ये अध्यादेश के द्वारा वैधानिक स्थिति में आता है, लीगल पोजीशन अपनी जारी करता है, शक्तियां प्राप्त करता है, और 6 सदस्यों के द्वारा इसकी स्टार्टिंग की जाती है, इसकी मैनेजमेंट किया जाता है। इसका कौन कौन से हैं? केंद्रीय सरकार के द्वारा नामांकित एक अध्यक्ष बनाया जाता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एक इनका जो अध्यक्ष होगा उसको अपॉइंट करेंगे। 2 सदस्य केंद्रीय मंत्रालय के अधिकारी होंगे, जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है उनके 2 अधिकारी, इनके 2 सदस्य और बन जाएंगे। 1 सदस्य RBI से भी आएगा और 2 सदस्य केंद्रीय सरकार के द्वारा नामांकित किए जाते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 2 + 1 + 2 = 5 + 1 and 6, यानी 6 सदस्य, इंक्लूडिंग अध्यक्ष ऑल्सो, ठीक है। अध्यक्ष यानी इनके प्रेसिडेंट को भी इसमें ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। 6 सदस्य टोटल होते हैं जो मैनेजमेंट का काम देखते हैं। कार्यालय की बात की जाए यानी हेड ऑफिस, तो इसका हेड ऑफिस मुंबई में ही है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। मुंबई, महाराष्ट्र। इसका क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, चेन्नई एवं कोलकाता में है। सेबी की प्रारंभिक पूंजी जो थी ये 7.5 करोड़ की थी, जो कि इसके प्रोत्साहकों के द्वारा प्रदान की गई थी। इसके जो मतलब कि इसको जो प्रोमोटर्स थे उन्होंने इसको प्रोवाइड किया था 7.5 करोड़ रुपए। ये थी है, ये श्री हो गया, ओके। जैसे ICICI, IDEL, IFUL, ये सब इनके प्रोमोटर्स हैं जिन्होंने 7.5 करोड़ की जो धनराशि थी, पूंजी थी, प्राइमरी कैपिटल जो थी, इसको ला करके दिया था। वेबसाइट आपके सामने है, HTTP एंड फिर उसके बाद आप स्लैश लगा करके www. मतलब स्लैश लगा के sebi.gov.in sebi.gov.in करोगे आप तो भी आप वेबसाइट पे आसानी से पहुंच सकते हो। इसका यूजर पासवर्ड जो है ये सुरक्षित है, यानी सेबी के लोग इसमें यूजर पासवर्ड को यूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने कृषि पे। बैंकिंग हम लोगों ने देख लिया, उद्योग हम लोगों ने देख लिया, पंचवर्षीय योजना देख लिया, योजनाएं देख ली हम लोगों ने, और कौन कौन सी चीजें चल रही है वो सब कुछ देख चुके हैं। अब कृषि पे आते हैं जो कि हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड है। इसमें क्या क्या पोजीशन प्रेजेंट टाइम में चल रही है इसको हमें देखना है। भारत का कृषि क्षेत्र भारत के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 43% है, यानी आप जान सकते हो भारत का पूरा भौगोलिक क्षेत्र उसमें से मैक्सिमम पार्ट जो है कृषि कवर करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व क्या है, इसी वजह से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जानना, क्योंकि पूरी जनसंख्या का 65 से 70% भाग आजीविका कहां से प्राप्त करता है? कृषि से। पूरी जितने भी संपूर्ण कार्य शक्ति होती है उसका 58.4% भाग रोजगार अगर प्राप्त करता है तो वो कृषि से ही प्राप्त करता है। विशाल एवं लघु उद्योगों के लिए आवश्यक जो कच्चे माल होते हैं, कच्चे पदार्थ होते हैं, इसके लिए महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में भी कृषि सामने आता है। कुल निर्यात आय यानी निर्यात करने से जो आय हुआ उसका 14.7% भाग कृषि द्वारा प्रदान किया जाता है। बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी बहुत खराब भी नहीं है, कह सकते हैं। पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था लेकिन अब धीरे धीरे सेवा सेक्टर का यानी जो सर्विस सेक्टर है उसका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, इस वजह से निर्यात आय का थोड़ा सा कम होते चला जा रहा है। देश के कुल निर्यात का 38% भाग कृषि और उससे संबंधित जो क्षेत्र हैं उससे ही आता है। कुल निर्यात का 38% पार्ट, यानी आप समझ सकते हैं गेहूं का भी एक्सपोर्टर भारत प्रेजेंट टाइम में बहुत तेजी से बढ़ के उभर रहा है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन सबसे बड़े मैं बोल रहा हूँ सबसे बड़े जो है अनाज के निर्यातक हुआ करते थे पूरे वर्ल्ड में। बट अभी आपस की लड़ाई की वजह से प्रॉब्लम चल रही है, जिस वजह से भारत की बात की जाए तो इस समय गेहूं का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन के सामने आ रहा है। भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति क्या है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, समझेंगे एंड उसको भी हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंटली डील करेंगे। जैसे हरित क्रांति की बात की जाए, हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि ऐसी क्रांति जो कि हरियाली को बढ़ावा दे। क्रांति का मतलब क्या होता है समझ लीजिएगा, कुछ समय में यानी कम समय में बहुत बड़ा परिवर्तन जब हो जाता है उसे हम क्रांति कहते हैं।
दिस इज कॉल्ड द रिवॉल्यूशन व्हेन मतलब कभी भी जब छोटे सी कोई भी चेंजेस छोटा सा इनिशिएटिव जो होता है और छोटे से टाइम पीरियड में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि आप रशियन रिवॉल्यूशन देखते हो। रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है? अचानक से राजा की सत्ता ही हट गई और सब कुछ अलग हो गया। ठीक है। 1857 की क्रांति, व्हाई इट इज कॉल्ड क्रांति? क्रांति रिवॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि पहले से अंग्रेजों का बहुत दबाव चल रहा था, अचानक से सब कुछ चेंज हो जाता है और अंग्रेज जो कि कंपनी आई थी, कंपनी का शासन हटके ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत सब चीजें आ जाती हैं। तो अचानक से जब बड़ा बड़ा परिवर्तन होता है छोटे टाइम में, इसे हम क्रांति कहते हैं। ओके, यही काम हुआ हरित क्रांति में भी। हरित क्रांति अचानक से कैसे नहीं आया था, मतलब ये हुआ था कि कृषि के क्षेत्र में इतना ज्यादा उत्पादन अचानक से हो जाता है कि ये क्रांति के रूप में सामने आता है, कम टाइम में ज्यादा उत्पादन। इस शब्द को अमेरिकी वैज्ञानिक थे एक डॉक्टर विलियम गैड, इन्होंने प्रस्तुत किया था। हरित क्रांति का श्रेय मैक्सिको के एक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे और भारत के डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे। इन दोनों लोगों ने मिल करके भारत में क्या किया था? हरित क्रांति का उत्थान किया था। वर्ल्ड में भी थोड़ा सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। भारत में यह हाई योल्डिंग वैरायटी सीड्स, HYVS जिसको बोलते हैं, हाई योल्डिंग वैरायटी सीड्स, ये रासायनिक खादों और नई टेक्नोलॉजी से संबंधित है, जिसे 1960 के मध्यवर्ती समय में तीव्र विकास प्रदान किया गया था। बड़ी तेजी से विकास हुआ था। ऐसे तरह के सीड्स लाए गए थे, मतलब एक तरीके का मॉडिफाइड सीड लाया गया था जो कि बोने पे बहुत ज्यादा उत्पादन देता था। जैसे बोलते हैं ना, गन्ना निकला लठ बराबर, तो वही चीजें, ऐसी चीजें लगा देते हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मतलब एक तरीके से अच्छा फसल होती है, अच्छी फसल होती है। ऐसे बीज होते हैं, ऐसे उर्वरक होते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। भारत में सेकंड हरित क्रांति कब हुई थी? देखिए, पहला वाला कब हुआ था? ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960 में। दूसरा वाला कब हो रहा है? तो दूसरी हरित क्रांति होती है आपकी 11वीं योजना में। 11वीं योजना कब से कब तक थी? देखिए, 12वीं योजना 2012 से 17 तक थी, तो 11वीं योजना कब से कब तक होनी चाहिए? देखिए 2012 तक तो होगी, 5 साल पीछे कर लो। ठीक है, ठीक, 7 to 12, ठीक है, 7 से लेकर के 12 तक, ये हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। इसमें स्वीकार किया गया था एक तरीके से, जिसका उद्देश्य संसाधनों का कुशल उपयोग, यानी जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसका अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करें, उसका यूज करें। मिट्टी, जल और जो हमारे एनवायरनमेंट है, जो हमारा परिस्थितिकी है, इसको समुचित आधार पर संरक्षण किया जाए। ओके, सफेद क्रांति किसको बोलते हैं? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित जो भी भारत में जो क्रांति हुई है उसको हम लोग सफेद क्रांति के नाम से जानते हैं। यानी पशुपालन में भी इसका बहुत ज्यादा अच्छा रोल प्ले किया। ऐसी क्रांति मतलब कि ऐसी चीजें खिला दो गायों को, भैंसों को, कि वो बहुत ज्यादा दूध दें। ठीक है, ये बोला। भारत में ऑपरेशन फ्लड, ये दूसरी क्रांतियों के प्रतिपादक जो है वर्गीस कुरियन थे। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड और दूसरी क्रांतियां, एक तरीके से ऑपरेशन फ्लड है और दूसरी क्रांतियां एक तरीके से, हम लोग आगे देखेंगे थोड़ा सा। कुछ क्रांतियां हैं और कुछ क्षेत्र हैं, जैसे सफेद क्रांति दूध से रिलेटेड है, ये आपसे अक्सर पूछ दिया जाता है। जैसे बादामी क्रांति इस बार पूछा गया था एक बार क्वेश्चन में। बादामी क्रांति इसमें लिखा नहीं है, आप लोग नोट कर लेना। बादामी क्रांति मसालों के उत्पादन से संबंधित है। ऐसी सफेद क्रांति दूध से, पीली क्रांति तिलहन से, नीली क्रांति मछली से, गुलाबी क्रांति झींगा से, भूरी क्रांति ऊन के उत्पादन से और स्वर्णिम क्रांति बागवानी से रिलेटेड है। बिल्कुल मत भूलिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है जिसको कि आप लोग सामने देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। अगर आपने एक भी एग्जाम दिया होगा तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। जनगणना 2011 अब हम देख लेते हैं। अब जो जो चीजें बच गई हैं उन सब चीजों को हम लोग देख लें। मैक्सिमम चीजों को हम लोग कवर कर चुके हैं। क्या कवर कर चुके हैं? तो जनगणना 2011 को हम देखेंगे। भारत के जनगणना संस्थान ने 15वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण किया 2011 में। 10 साल पे एक बार होता है, ये ध्यान में रखते रहिएगा। पहले जनगणना, हमारा सबसे पहला जनगणना, आम जनगणना कब हुआ था, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। जनगणना 2011 के आयुक्त एवं रजिस्ट्रार जनरल श्री सी चंद्रमौली थे। श्री सी चंद्रमौली सबसे ज्यादा इसमें, मतलब इस जो जनगणना 2011 हुई थी इसमें कुछ डेटा रिलीज किए गए थे। जैसे सबसे ज्यादा प्रदूषित मेट्रो शहरों की बात की जाए तो मुंबई फर्स्ट नंबर पे था, जहां की आबादी एक तरीके से बोल सकते हैं 18 करोड़ 41 लाख 42 हजार 88, ये मतलब एक तरीके से पॉपुलेशन है मुंबई की। इसके बाद दिल्ली आता है, फिर कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु। अभी हाल ही में एक और डेटा रिलीज किया गया जिसमें पॉल्यूशन, वर्ल्ड पॉल्यूशन रिपोर्ट में, जिसमें फर्स्ट नंबर पे बांग्लादेश था, सबसे ज्यादा प्रदूषित देश। और प्रदूषित शहरों की बात की जाए तो भारत का दिल्ली जो है सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों के मामले में फर्स्ट नंबर पे आता, तो मुंबई को भी पीछे छोड़ चुका है प्रदूषण के मामले में दिल्ली। उच्च विकास दर की बात की जाए तो ये डेटा आपके सामने आता है। सबसे ज्यादा डेवलपमेंट रेट कहाँ पे था, सबसे हाई डेवलपमेंट रेट कहाँ पे था, तो दादर एवं नगर हवेली। हालांकि दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली, इसको पूरा मिला दिया गया है, तो इन दोनों को मिला करके सबसे उच्च विकास दर है। इसको हम लोग आगे मॉडिफाई करके ही आपको सेंड करेंगे, चिंता ना कीजिएगा, थोड़ा पुराना डेटा है।
पांडिचेरी की बात की जाए 28.8%, मेघालय की बात की जाए 27.9%। ये अबव के यानी सबसे टॉप के जो है उच्च विकास दर वाले एरियाज आते हैं। साक्षरता दर में केरल अभी तक बना हुआ है। केरल में साक्षरता दर सबसे ज्यादा 94% है। फिर लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा एंड त्रिपुरा है। उत्कृष्ट लिंग अनुपात, देखिए लिंग अनुपात क्या होता है, जैसे कि जब हम लिंग अनुपात की बात करते हैं व्हाट इज सेक्स रेशियो, तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि हम बात किसके बारे में कर ले रहे हैं। यहाँ पे बात की जाती है सेक्स रेशियो। व्हाट इज द सेक्स रेशियो, इसका मतलब होता है कि जब भी हम बात करेंगे ऐसा रेशियो कि 1000 पुरुषों पर, देखिए क्या बोलते हैं इसमें कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं एग्जिस्ट करती हैं, कितनी महिलाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे 1000 महिलाओं पे, 1000 पुरुषों पे मान लीजिए 940 महिलाएं, तो 940 ये क्या हो गया, यही हम लिंगानुपात इस तरीके से लिख देते हैं। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है, ठीक है। तो जो महिलाओं की संख्या है उसी को हम लोग बताते हैं, ये सेक्स रेशियो है। ओके, आगे हम लोग कवर भी करेंगे, इसको देख भी लेंगे। जैसे आपके सामने यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, केरल में 1084 यानी 1000 पुरुषों पे 1084 महिलाएं ज्यादा है। पांडिचेरी में 1037, यहाँ भी ज्यादा है, 1000 से ज्यादा, यानी पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं। फिर तमिलनाडु आ जाता है 1996, आंध्र प्रदेश 1993, मणिपुर 1992। तो ज्यादा है उत्कृष्ट लिंगानुपात, ठीक ठाक एरियाज है। साउथ इंडिया ज्यादा आगे जा रहा है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं लिंगानुपात के मामले में। हरियाणा में सबसे कम है, ठीक है। भारतीय जनसंख्या जनगणना जो 2011 हुई थी, इसमें जनसंख्या वृद्धि की दर, साक्षरता दर, जनसंख्या का घनत्व, लिंगानुपात, यही सेक्स रेशियो जो अभी मैंने बताया, शिशु लिंग अनुपात इत्यादि को सम्मिलित किया गया था और इसके बेस पे जनगणना की गई थी। भारत की कुल जनसंख्या आई थी इसमें 121 करोड़, लगभग 122 करोड़। हालांकि अभी प्रेजेंट टाइम में 131 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं हम, तो खैर अच्छे दिन आने वाले हैं। कुल साक्षरता दर की बात की जाए तो 74.04% है। जनसंख्या के घनत्व की बात की जाए तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, एक तरीके से जो डेटा आ रहा है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर चारों तरफ से अगर हम लोग घेर लेते हैं 1 किलोमीटर हर तरफ से, तो वो जो चौकोर एरिया क्रिएट होगा वहां पे घनत्व की बात की जाए तो 382 आदमी उतने दूर में रहते हैं। ऐसा डेटा रिलीज किया गया 2011 के जो हमारी जनगणना थी। लिंग अनुपात की बात की जाए तो पूरे देश की, देखिए अभी हम लोग राज्यों की बात कर रहे थे, अब हम पूरे देश की बात करेंगे। पूरे देश में 1000 पुरुषों पे 940 महिलाएं हैं, ठीक है। यही है लिंग अनुपात भारत का। शिशु लिंग अनुपात 914 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे, यानी आप देख रहे हैं कि 914 एक तरीके से कम ही होते जा रहा है। क्या है मतलब मैक्सिमम गर्ल्स को छोटे पे ही मतलब डेथ हो जा रही है उनकी, तो ये सारी चीजें थोड़ा आप देख सकते हैं। उच्च जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश कैसे पीछे रह सकता है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है लगभग 20 करोड़। हालांकि प्रेजेंट टाइम में तो 30 करोड़ 23 करोड़ तक पहुंच गए हम लोग, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19 लगभग 20 करोड़ आप मान सकते हैं। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है 11 करोड़ के आसपास, बिहार है 10 करोड़ के आसपास, तीसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल 9 करोड़ के आसपास और आंध्र प्रदेश 8 करोड़ के आसपास। ये टॉप 5 ऐसी मतलब की स्टेट्स हैं भारत के जहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या मानी जा रही है। ओके, ये हमारा पूरा आज का जो एक तरीके से सिलेबस हमने कवर किया, जिसमें हमने क्या क्या कवर किया, पूरा हम लोगों ने इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी को कवर किया, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इसको आप लोग ध्यान से देखते रहेंगे, रखते रहेंगे। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, इसको एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। जैसे कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा भारतीय बैंकिंग तंत्र, यानी भारत का जो हमारा बैंकिंग का मैकेनिज्म है ये किस तरीके से काम करता है। पहला बैंक कब आया था, पहला भारतीय बैंक कौन आया था, और सीमित देनदारी पर निर्धारित पहला भारतीय बोर्ड वाला कौन सा बैंक था, अवध कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। पहला पूरी तरीके से भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक, पहला खुला हुआ बैंक तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770। आरबीआई के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, कब स्टार्ट हुआ, पहले गवर्नर कौन थे, पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है, और इसकी कार्यप्रणाली हम लोगों ने देखा, कहाँ पे ये नोटों को छापता है, कहाँ कहाँ सिक्के छपते हैं। स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी सेबी ये कहाँ पे है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, सब कुछ हम लोगों ने देखा। कृषि के महत्व को हम लोगों ने देखा, कृषि में हरित क्रांति को देखा, सफेद क्रांति और सो मेनी मतलब जितने भी रिवॉल्यूशन हैं इन सबको भी हम लोगों ने देखा। जनगणना सबसे लास्ट टॉपिक था जिसको कि हम लोगों ने पूरी तरीके से देखा, जिसका डेटा हम लोगों के सामने था। इसको आप लोग ध्यान में रखते रहेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय। हम लोग एक रिवीजन सेशन भी लेंगे और इसके बाद हम लोग एक सेशन लेंगे जिसमें हम लोग क्लियर करेंगे क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। हम जल्दी मिलेंगे फेस टू फेस विद स्मार्ट बोर्ड, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय। शुभकामनाएं आप सभी के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। जय हिंद।